Assalamualaikum dear students. Welcome to the ninth lecture of MDCAT Chemistry. But I hope आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और MCAT को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज यूनिट 3 गैसेस को आज हमने शुरू करना है। And the topic is postulates of kinetic molecular theory of gases and the motion of gas particles. हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दोनों से पहले बेटा हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में एक जनरल कंपैरिजन ड्रा करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के की जो स्टेट है और प्लाज्मा भी, इनके बीच में क्या डिफरेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा आपको स्क्रीन पर 4 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की डायग्राम्स शो हो रही होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अगर आप देखें तो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स जो हैं ये फिक्स पोजीशंस पे मौजूद हैं। पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, दे आर नॉट फ्री टू मूव। ऑन द अदर हैंड लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे से के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। दे कैन मूव फ्रीली टू शो ट्रांसलेशनल मोशन। वाइब्रेट तो कर ही रहे हैं, सॉलिड भी करते हैं, लेकिन ये साथ साथ में ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस मोशन द मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोजर टू ईच अदर दैट दे कैन टच ईच अदर। अगर आप गैस की बात करें तो बेटा गैस में मॉलिक्यूल्स एट ए लार्जर डिस्टेंस मौजूद हैं, उनके बीच में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव नो अफिनिटी फॉर ईच अदर। और फिर बेटा जब हम गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर आयोनाइज करते हैं, आयंस में कन्वर्ट करते हैं, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दैट इज समथिंग डिफरेंट, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरी बात अगर आप देखें तो सॉलिड्स के अंदर क्लोज पैकिंग हुई है, स्ट्रॉन्गली क्लोज पैकिंग या हाई डिग्री ऑफ क्लोज पैकिंग हुई है। लिक्विड के अंदर ये पैकिंग सॉलिड्स की है, हुई तो है, लेकिन सॉलिड्स की निस्बत कम है, जबकि गैसेस के अंदर या हम प्लाज्मा के अंदर कहते हैं कि कोई पैकिंग शेकिंग नहीं होती। ओके, अब बेटा यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, डेट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आप देखें तो सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज को बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज को बोलते हैं वेपोराइजेशन, या फिर एक और टर्म भी यूज होती है इवापोरेशन। दोनों में थोड़ा सा फर्क है बेटा। वेपोराइजेशन जो होता है बेटा वो बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, एंड बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर पर जो बेटा कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस होगी उसको इवापोरेशन कहें। एट बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। इवापोरेशन हर वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे हो सकता है एक्सेप्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो आपके पास वेपोराइजेशन है वो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर ही होता है। तीसरी बात, इवापोरेशन के दौरान मॉलिक्यूल्स इवापोरेट करते हैं और कूलिंग कॉज होती है, यानी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि वेपोराइजेशन के दौरान मॉलिक्यूल लिक्विड का जो बेटा टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, वो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वही रहता है। क्लियर हो गया। इवापोरेशन सरफेस ऑफ लिक्विड पे होती है, वेपोराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड होती है। वेपोराइजेशन को दूसरी जुबान में आप बॉइलिंग भी कह सकते। ओके, चलिए। सिमिलरली अगर हम बात करें गैस को प्लाज्मा में बदलने को, तो इसको बोलते हैं हम बेटा आयोनाइजेशन। ये मेरे ख्याल में आपको चीजें क्लियर होंगी। सॉलिड को लिक्विड में मेल्टिंग, लिक्विड को गैस में वेपोराइजेशन और इवापोरेशन, और गैस को बेटा प्लाज्मा में आयोनाइजेशन। सिमिलरली सॉलिड को लिक्विड से गुजरे बिना डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। ये मैंने वो प्रोसेसेस गिने हैं जिनकी डायरेक्शन ये मैं एरो की इस साइड पे मुड़ के डायरेक्शन लगा। ये सारे के सारे प्रोसेसेस एंडोथर्मिक हैं, यानी हीट एब्जॉर्ब करते हैं। राइट, मतलब आपके पास मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस
मीन दे अब्सॉर्ब एनर्जी, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें इसको वापस रिवर्स करने की, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा को वापस गैस में कन्वर्ट करने को बोलते हैं डी आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, आयोनाइज किया और फिर दोबारा डी आयोनाइज किया तो गैस बन गई। इसी तरह गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं डेपोजिशन। तो बेटा ये जो सारी की सारी प्रोसेसेस हैं ये हैं आपके पास एक्सोथर्मिक, यानी इनके दौरान हीट रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज। ओके, तो ये एक्सोथर्मिक है। जो मेरे राइट साइड पे मुड़ के मैंने एरो लगाया है टॉप वाले, बेटा ये एंडोथर्मिक है, और जो बॉटम पे लिखे हुए हैं बेटा ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सोथर्मिक। डन, आगे मूव करें। चलो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं थोड़ा सा इन स्टेट्स ऑफ मैटर को मजीद थोड़ा सा इलाबोरेट करने के लिए, हीटिंग और कूलिंग कर्व्स। अगर आप हीटिंग कर्व को देखें तो इट इज कोई भी हीटिंग कर्व है या कूलिंग कर्व, इट इज अ ग्राफ बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस। ये टाइम और टेम्परेचर के बीच में एक क्या है, ग्राफ है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप हीटिंग कर्व को पहले देखें तो ये एक पॉइंट में मार्क कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ बेटा O, और ये वाला पॉइंट क्या देता हूँ A। तो जब OA पॉइंट पर देखें तो बेटा जैसे जैसे टाइम के साथ आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो यहाँ से यहाँ तक, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज उसका टेम्परेचर चेंज होता है। हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर चेंज हुआ। दूसरी चीज उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हुई। तीसरी बात उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हुई। जब एक सॉलिड को आपने हीट किया, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हुई, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। दिस इज मार्क्ड बाय 0 to A या O to A। ये पॉइंट OA क्या बता रहा है हमारे पास कि बेटा ये हमें ये बता रहा है कि जब आपने सॉलिड को हीट किया तो उसके अंदर उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ, उसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज। लेकिन जैसे ही पॉइंट ए पर पहुंचा अब मजीद टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा। इस टेम्परेचर पर मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, टेम्परेचर पर मेल्टिंग इस टाइम पर, फॉर एग्जांपल सॉरी ये टेम्परेचर पर भी आप कह सकते हैं, ये लो ये टाइम पर मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, इसको मैं T1 कह देता हूँ। और ये वो टेम्परेचर है बेटा जिसको मैं पॉइंट बी मार्क कर रहा हूँ, जिस टेम्परेचर पर आपके पास यानी T2 इस पर मेल्टिंग कंप्लीट हुई है। इस ड्यूरेशन के दौरान अगर देखेंगे जब मेल्टिंग हो रही थी तो आपके पास जितनी की जितनी हीट आप दे रहे थे उससे ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा था ना ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब कि जितनी की जितनी हीट आप दे रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में यूज हो रही थी, और उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही। क्लियर हो गया? जैसे ही पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो बेटा सारे का सारा क्लियर लिक्विड बन चुका। इसका मतलब गौर से बेटा अगर थोड़ा सा देखें तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, चाहे जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, T1 से T2 तक घंटा गुजर जाए बेशक। यानी इस टेम्परेचर की ये वैल्यू शार्प है जिसपे मेल्टिंग हुई, इस चीज को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। डन। अगर नेक्स्ट मूव करें बेटा, जब लिक्विड बन गया ना कंप्लीट, अब अगर आप मजीद हीट करेंगे तो अगेन टेम्परेचर भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, तीनों चीजें बढ़ेंगी क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ब्रेक हो रही हैं, और साथ में बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट सी पर पहुंचेंगे तो आपके पास वो लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देगा। अब एट बॉइलिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर को इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचकर जितनी की जितनी हीट आप देंगे वो मजीद टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएगी, वो सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेगी और बेटा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगी। यानी ये वो टाइम था जिस पे मैं T3 लिख देता हूँ, जिस पे आपकी बॉइलिंग शुरू हुई, और इस टाइम पे जाके आपकी बॉइलिंग खत्म हुई। जो टेम्परेचर T3 पे था वही टेम्परेचर T4 पे भी है। दोनों का बेटा टाइम डिफरेंट हो सकता है, टेम्परेचर सेम है। यानी
ड्यूरिंग फेज चेंज, या मेल्टिंग हो रही हो या बॉयल हो रहा हो, जब फेज चेंज हो रहा हो, जब एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे में कन्वर्ट हो रही हो, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और जैसे ही ये पॉइंट टी पर पहुंचेगी, ये सारी की सारी क्या बन जाएगी बेटा आपके पास, गैस। अब आप मजीद गैस को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर दोबारा से क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज करना। क्लियर हो गया। इसी तरह आप डायरेक्ट सॉलिड से गैस तक एक स्ट्रेट लाइन लगा के सब्लिमेशन को भी शो कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन बेटा आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया। तो एक बात यहां से जो समझ आई है, पहली बात ये समझ आई है कि फेज चेंजेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, ना टेम्परेचर चेंज होता है ना काइनेटिक एनर्जी चेंज। डन। अब बेटा थोड़ी सी बात, दूसरी बात, जब हम पॉइंट ए से बी को इसी हीटिंग कर्व में पॉइंट ए से बी को देखें, तो ये वो टेम्परेचर था जिसको हमने मेल्टिंग पॉइंट कहा था। तो मेल्टिंग पॉइंट पर हो गया रहा है, एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अभी बताया ब्रेक कर रही है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो मेल्टिंग पॉइंट पर किसी सॉलिड को दी जाए ताकि वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको आप बोलते थे डेल्टा एच नॉट एफ। या फिर यहां पे सी और डी में देखें, तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो हीट दी जाए एक लिक्विड को कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब बेटा कूलिंग कर्व की तरफ आए। आपके पास एक गैस है, आप उसका टेम्परेचर कम करें, ठंडा कर रहे हैं ना, कूलिंग कर रहे हैं अब कूलिंग कर्व में, तो अब वापस टेम्परेचर कम करें उसका, तो वो क्या होना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर भी कम होना शुरू होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कम होना शुरू होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होना शुरू होगी। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मार्क कर देता हूँ पी, पॉइंट पी पर पहुंचकर बेटा अब उसका टेम्परेचर मजीद आप ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर को, जिसको मैंने कंडेंसेशन पॉइंट कहा है, इस कंडेंसेशन पॉइंट को, ये टी, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह दें, नीचे जाएंगे तो काफी लग जाएगा, ये टाइम T1 है, यहाँ पे ये क्यू पॉइंट पे टाइम T2 है। तो बेटा T1 से T2 तक जाते हुए सारी की सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। T1 पे कन्वर्ट होना शुरू होगी, T2 पे कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर हो गया। सिमिलरली जब बेटा T2 पे यानी क्यू पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे, अब मजीद आप अगर कूल करेंगे तो दोबारा आपके पास टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम, काइनेटिक एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इज बिकम डिक्रीजिंग। जब टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहे हैं, ये कब तक होंगे, जब बेटा ये आर पॉइंट पर पहुंचेगा। जैसे ही ये आर पे पहुंचेगा, अब आपका आ गया है फ्रीजिंग पॉइंट। सो आर से, लेट से ये एस है, आर से एस पर जाते हुए अगेन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी जो मॉलिक्यूल्स को पास लाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बिल्डअप करेगी। तो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटना, और पोटेंशियल एनर्जी के कम होने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बनना है। ओके। और फिर जैसे एस से सॉलिड बन गया आपके पास, सॉलिड को आप क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो बेटा उसकी वाइब्रेशनल मोशन कम हो जाएगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वाइब्रेशंस जो कर रही है, और बेटा उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। जब वाइब्रेशंस कम होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज थी कि जिसमें आपने ये डिस्कस किया है कि आपके पास फेज चेंजेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता।
फेज चेंजेस पर सारी की सारी हीट या सारे की सारी बेटा आप कह सकते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर यूज होती है एक फेज को दूसरे फेज में कन्वर्ट करने की। there is no increase or decrease in value of temperature, there is no increase or decrease in value of kinetic energy, but only there is either an increase in case of heating curve or a decrease in case of cooling curve in the value of potential energy. Done? Next. अब बेटा यहाँ पे कुछ MCQs हैं. Conversion to which state of matter is not a physical change? किस स्टेट ऑफ मैटर में, बेटा हम कहते हैं ना सॉलिड लिक्विड में गया, लिक्विड गैस में गया, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटर कन्वर्जन हो रही है, तो किस स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्जन पूछ रहा है? ये फिजिकल चेंजेस हमें पता है, कोई केमिकल रिएक्शन तो यहाँ पे हो नहीं रहा। तो बेटा ऐसी भी कोई है कि जिसमें बेटा कन्वर्ट करना फिजिकल चेंज नहीं है बल्कि क्या है, फिर केमिकल चेंज है। अगर आप देखो बेटा आइस, आइस से आप जाओ बेटा लिक्विड वाटर के अंदर, यहां से वाटर वेपर्स में चले जाओ, और जब आप प्लाज्मा में जाओगे तो क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बन जाएंगे ना आपके पास। ये टूट जाएगा, H पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएंगे, साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें टूट जाएंगी। तो कहने का सॉरी OH नेगेटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाएंगे, H2O प्लस बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, इसको मिटा लो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव को। तो होगा क्या बेटा इस पूरे में, अगर आप गौर से देखो तो आइस का जो फार्मूला है वो भी H2O है, लिक्विड वाटर का फार्मूला भी H2O है, वाटर वेपर्स का फार्मूला भी H2O है। यानी केमिकल कंपोजिशन इन तीनों स्टेट्स के दौरान चेंज नहीं होती, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है। लेकिन जैसे ही आप प्लाज्मा में मूव करते हैं तो आपके पास कंपोजिशन चेंज हो जाती है, इट इज नो मोर H2O, इट इज H2O प्लस। तो बेटा इसका ये मतलब है कि प्लाज्मा के अंदर जो कन्वर्जन है वो कोई फिजिकल चेंज नहीं है। कन्वर्जन टू प्लाज्मा और कन्वर्जन फ्रॉम प्लाज्मा वैसा गैस में ही हो सकती है, गैस से प्लाज्मा में जाना या प्लाज्मा से गैस में आना, यानी आयोनाइजेशन और डी आयोनाइजेशन अभी जो हमने पीछे पढ़ी है बेटा वो आपके पास केमिकल चेंज है, बाकी सारी जो अभी हमने पढ़ी थी वो फिजिकल चेंजेस थी। डन? चलिए नेक्स्ट MCQ है बेटा, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड एज। आपके पास एक गैस है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने को अभी मैंने आपको बताया डेपोजिशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को रिवर्स सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं या डी सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन इज डेल्टा ऑल ऑफ दिस। डन? प्लाज्मा डू नॉट कंटेन, ये भी बात हो भी चुकी है बेटा। प्लाज्मा के अंदर अगर आप गौर से देखें तो जब आपके पास कोई भी गैस है आप उसको क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर उसको आयोनाइज करते हैं। तो आयोनाइज करने से उसके पास क्या बनेंगे, एक तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनेंगे कैटाइंस, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कुछ अनआयोनाइज्ड पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे, यानी गैशियस एटम्स भी होंगे उसके अंदर। ये बात गलत है कि नहीं होंगे? गैशियस पार्टिकल्स विल बी देयर, ये वाले गैशियस पार्टिकल्स होंगे वहां पे, कैटाइंस भी होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो बेटा पीछे बच क्या गया है, एनाइंस। तो प्लाज्मा डू नॉट कंटेन एनाइंस, प्लाज्मा के अंदर कैटाइंस भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और गैशियस एटम्स भी होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। उसके अंदर एनाइंस नहीं होते क्योंकि कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्मिक, ये पीछे बता भी चुका हूँ बेटा, पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि अगर आपको मैं एक बार पीछे लेके चलूं तो आप खुद देख लें कि आपके पास एंडोथर्मिक नहीं है। तो मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन और सब्लिमेशन एंडोथर्मिक से। तो बेटा देख ले यहाँ पे कंडेंसेशन भी मौजूद है, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, बाकी तो वही है। कंडेंसेशन में वापस एक आपके पास जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है इन्वायरमेंट में, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है ये एक्सोथर्मिक है,
ये एंडोथर्मिक नहीं। डन। चलो नेक्स्ट। ये तो थे बेटा ऑप्शंस विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत सारे मल्टीपल आपके पास आंसर्स थे, उनमें से एक टिक करना था। अभी आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, लेकिन ऑप्शंस होंगे 4 लेकिन मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे उसके साथ। नेक्स्ट। अभी बेटा पहले कंपैरिजन पढ़ते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। कंपैरिजन में सबसे पहले है बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक जनरल कंपैरिजन। सॉलिड को अगर देखो बेटा तो सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम भी होता है, फिक्स शेप भी होती है। अगर लिक्विड की बात करो तो वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालते हो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। गैस के केस में ना तो फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। डन। चलो जी नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड के अंदर बेटा एटम्स भी हो सकते हैं, एटॉमिक सॉलिड्स में। आयनिक सॉलिड्स में आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जब लिक्विड की बात करें तो बेटा हमेशा आपके पास लिक्विड के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, या मरकरी के केस में आप कह सकते हैं कि एटम्स होते हैं। और बेटा अगर गैस की बात करें तो गैस के बेटा आपके पास आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, गैसियस एटम्स भी होते हैं, आयंस भी गैसियस होते हैं सारे के सारे, और मॉलिक्यूल्स भी। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सॉलिड के अंदर होती हैं बेटा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस के अंदर हम कहते हैं होती ही नहीं है, मैं कह सकता हूं बेटा वीक या फिर एब्सेंट कह सकता हूं। आइडियल गैस की बात करें तो एब्सेंट होती हैं, आप एब्सेंट मान के चलें। और अगर रियल गैस की बात करें तो वेरी वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और बेटा अगर हम लिक्विड की बात करें, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा तो इसलिए इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। टर्म क्या यूज होती है, सिग्निफिकेंट। तो टर्म्स ऐसे यूज होती हैं, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में सिग्निफिकेंट, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं आइडियल में। रियल को फिलहाल नहीं, यहाँ पे आपने आइडियल ही मान के चलना है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो बेटा आपके पास सॉलिड्स में वेरी स्मॉल होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड्स में अगेंस्ट सिग्निफिकेंट डिस्टेंस होता है। और आप गैस में देखें तो वेरी लार्ज डिस्टेंस होता है आपके पास गैस के पार्टिकल्स के बीच में, या गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो भी पार्टिकल्स हैं एटम आयन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा। वोलेटिलिटी की बात करें तो गैस सबसे ज्यादा वोलेटाइल होती है। यस ये वोलेटाइल होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड भी वोलेटाइल होता है बेटा, कुछ बहुत सारे लिक्विड्स के वेपर्स बन जाते हैं, कन्वर्जन डायरेक्टली इनटू वेपोराइजेशन का प्रोसेस है, तो ये भी बेटा होते हैं यस। लेकिन आपके पास सॉलिड वोलेटाइल नहीं होते। अगर मोशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड्स के पास सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पास वाइब्रेटरी प्लस ट्रांसलेटरी मोशन होती है। और गैस के पास तीनों मोशंस होती हैं, वाइब्रेटरी प्लस ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। यहाँ पे बाद बच्चे कहेंगे कुछ एमसीक्यू वगैरह आते हैं, लेकिन बेटा उनको मैंने मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को एंड ऑफ स्लाइड्स पे ऐड किया है, लेक्चर के एंड पे दोबारा से इस चीज को, मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स को बड़ी डिटेल से हम दोबारा स्टडी करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी बात करें तो बेटा काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तो मूव करते हैं। तो बेटा आपके पास जो सॉलिड्स होते हैं इनके पास होगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो आपके पास लिक्विड्स हैं इनके पास वाइब्रेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन होती है। तो हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल होती है प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है।
और गैसेस के पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीनों होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, सॉलिड्स में भी होती है, बॉन्ड्स के अंदर मौजूद होती है, यस प्रेजेंट होती है जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। लिक्विड जिसके पास भी होती है, गैस के पास भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप बात करें तो बेटा गैस की पास होती है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से पोजीशंस होती हैं, और सबसे कम सॉलिड्स के पास। ये डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंस क्या होता है? वेरी डेंस। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है, और सबसे कम डेंस होती है बेटा लेस डेंस। अच्छा, ये नहीं कहना कि डेंसिटी होती ही नहीं है, होती है, गैसेस की डेंसिटी होती है तो लेस डेंस होती है। फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, गैसेस फ्लो करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड्स कंप्रेस होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल लेवल पर होते हैं बेटा, ये ना कहना कि बहुत नहीं होते, वेरी वेरी स्मॉल कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब आप प्रेशर दें तो उसका वॉल्यूम कम हो जाए, सॉलिड्स का थोड़ा बहुत होता है। जब आप लिक्विड्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब आप 1 atm से 2 atm जाते हैं तो 0.004545% आपका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका ये तो आपकी बुक में लिखा भी हुआ है लिक्विड्स वाले चैप्टर में। तो बेटा इसका मतलब है कि ये भी आपके पास क्या है, कंप्रेसिबल हैं। और जो आपके पास गैसेस हैं, अगर उनको देखा तो वो तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी गैसी स्टेट शो करती है, क्योंकि बेटा जब आप 1 atm से 2 atm पे जाते हैं तो आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो 50% कम हो जाता है। प्रेशर को डबल करने से वॉल्यूम 50% हो जाता है, जो बॉयल्स लॉ है। डिफियन की बात करें तो बेटा आपको लगेगा कि सॉलिड नहीं करते, लेकिन सॉलिड्स भी, लिक्विड्स भी और गैसेस, तीनों की तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर डिफिजन शो करती हैं। और आपने हर चैप्टर में साथ साथ पढ़ा था, सॉलिड्स के साथ भी डिफिजन पढ़ी थी, लिक्विड्स वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, और गैसेस वाले में भी पढ़ी। अब बेटा लिक्विड और गैस की तो आपको समझ आ गई, लेकिन सॉलिड्स की नहीं समझ आई। तो अगर आप देखें तो कुछ माउंटेन है तो बेटा उसकी कंपोजिशन थोड़ी देर से बाद चेंज हो जाती है। वो क्यों होती है? कि होती है डिफिजन, बहुत स्लो होती है, हमें फील नहीं होता कि डिफिजन हो रही है, लेकिन होती है डिफिजन सॉलिड्स में भी। सिमिलरली अगर आप ब्लैक बोर्ड को देखें तो अगर ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड जो होता था जो पुराने जमाने में, उसके ऊपर चाक से लिखते थे, तो चाक भी सॉलिड है और वो बोर्ड भी सॉलिड है, तो वो पार्टिकल्स उसके अंदर डिफ्यूज हो जाते थे, और जब दोबारा आप चाक से लिखा हुआ मिटाते थे तो वो प्रॉपरली मिटता नहीं था, क्योंकि पार्टिकल्स काफी अरसे तक अगर आप लिखा रहे और वहीं पे रहे तो पार्टिकल्स उसके अंदर डिफ्यूज हो जाते थे। अगर इफियन की बात करें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इफियन सिर्फ गैशियस स्टेट शो करती है, ना लिक्विड शो करता है, ना ही गैस शो, ना ही सॉलिड शो करता है। अब बेटा गौर से, आप में से बहुत सारे बच्चों को इस पॉइंट पे इतराज होगा कि ऐसा क्यों है सर जी। जी बेटा ऐसा ही है, यहाँ पे गौर से देखें, ये फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, इसके अंदर ये एक पिन होल है, इस पिन होल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गैस है, तो 1 by 1 मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एक एक करके मालिक्यूल इस पिन होल के जरिए एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाए तो इसको डिफियन कहेंगे, इफियन कहेंगे। इस इफियन के प्रोसेस के अंदर जो बेटा आपके पास होल होता है वो मॉलिक्यूलर डायमीटर का होता है। तो वो जो आपने पढ़ा था कि टायर पंचर हो जाए तो इफियन होती है, वो भी इफियन नहीं होती, वो भी डिफियन होती है, वहां से बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे होते हैं और उनके बीच में कोलिजन भी हो रही होती है। तो डिफियन की तो दो कंडीशंस हैं कि मॉलिक्यूल के बीच में बेटा क्या हो, गैप बहुत ज्यादा हो, और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हूं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हूं, तब वो डिफ्यूज होंगे, स्पेशली कोलिजन। लेकिन बेटा आपके पास इफियन के केस में कंडीशन ये है कि कोलिजन नहीं होनी चाहिए, 1 by 1 पार्टिकल्स मूव करने चाहिए। तो बेटा जब आप किसी भी जगह से बात कहेंगे कि लिक्विड यहाँ से यहाँ पे इफ्यूज कर रहा है एक पिन होल के जरिए, तो बेटा वहां पे एक एक मालिक्यूल तो लिक्विड का जाएगा नहीं, वहां पे डिफियन हो रही होती है, इफियन नहीं हो रही होती, बेशक छोटे से होल से हो रही होती है। जब पिन होल मोलेक्युलर डायमीटर का हो और उसमें से एक एक मालिक्यूल गुजरे तो उसको बता बोलते हैं इफियन। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग।
सॉलिड्स एक्सपैंड होते हैं बट वेरी वेरी स्मॉल एक्सपेंशन होती है बेटा। लिक्विड्स भी एक्सपैंड होते हैं और मरकरी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि बेटा जो ए 1 डिग्री के साथ बहुत ज्यादा 1 डिग्री सी टेम्परेचर इंक्रीज करें तो भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन शो करता है, और इसीलिए वो मरकरी थर्मोमीटर्स बनाने में भी यूज होता है। और गैसेस तो बहुत ज्यादा कम क्या शो करती हैं, एक्सपेंशन शो करती हैं। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन शो करेगा आपके पास गैस, जबकि लीस्ट एक्सपेंशन शो करेगा आपके पास सॉलिड। बट ऑल solids, liquids and gases, three of them show expansion on heating. Done. Next, अब बेटा यहाँ पे मेरे पास 4 मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और नीचे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं। यू कैन यूज मोर देन वन क्वेश्चन लाइक अल्फा एंड बीटा, बीटा एंड चार्ली, अल्फा एंड डेल्टा, अल्फा बीटा एंड डेल्टा एंड सो ऑन। यू कैन यूज मोर देन वन ऑप्शंस और आपने इनको आंसर करना है। फर्स्ट, मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सी मैटर पाई जाती है? तो बेटा स्टार्स है, पूरी यूनिवर्स प्लाज्मा से मिलकर बनी है, तो डेल्टा इज द राइट आंसर। गुड, इसमें मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट, लीस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इन यूनिवर्स। बेटा दिस इज बीटा, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जो होती है बेटा ये यूनिवर्स में सबसे कम पाई जाती है। आप देखें तो हमारे यहाँ अर्थ में तो पाई जाती है, लेकिन वाई इज लाइफ नॉट पॉसिबल ऑन अदर प्लैनेट्स? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वहां पे पानी नहीं है। तो बेटा इसका मतलब है कि पूरी यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो लीस्ट अबंडेंट कौन सा है आपके पास? वाटर, सॉरी लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट है बेटा मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इन अर्थ इज। अब बेटा यूनिवर्स की बात नहीं हो रही, अब अर्थ की बात हो रही है कि अर्थ में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है। जी बोलें शाबाश, मैं देखता हूं। तो जी बेटा आप में से मैक्सिमम बच्चों ने बीटा को पिक किया होगा, विच इज रॉन्ग। बेटा उसकी वजह आपने बीटा को इसलिए पिक किया होगा कि बेटा हमारे पास जितनी भी अर्थ है उसके ऊपर 79% वाटर और 21% आपने सुना है कि बेटा ड्राई लैंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बेसिकली जो सेंटेंस है वो ये है कि 79% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, उसके अंदर भी सॉलिड है। डन। तो बेटा दिस इज अल्फा, सॉलिड स्टेट इस अर्थ में सबसे ज्यादा मौजूद। नेक्स्ट, लीस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इन अर्थ। बेटा ये तो बड़ा क्लियर है, अर्थ में सबसे कम प्लाज्मा होता है, बाकी स्टार्स में, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, बाकी जगहों पे है चूंकि, लेकिन अर्थ के अंदर सबसे कम क्या है? प्लाज्मा है। नेक्स्ट, लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। बेटा अगेन वही है जो कम पाई जाती है, बाकी स्टार्स वगैरह में नहीं पाई जाती। तो बेटा वो लिक्विड स्टेट है। कौन सी है? लिक्विड स्टेट। और इसकी एक और वजह भी है, अगर आप वाटर को देखो तो मिनिमम टेम्परेचर में, वाटर की बात कर रहा हूँ, H2O की बात कर रहा हूँ, H2O को देखो तो मिनिमम टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सी, ये एब्सोल्यूट जीरो वाला। यहां से बढ़ा के आप 0 डिग्री सी पे लेके जाए, बढ़ा के 100 डिग्री सी पे लेके जाए, और बेटा यहाँ पे 1000 डिग्री सी पे लेके चले जाए। तो बेटा अगर गौर से देखो तो ये जो लिक्विड स्टेट है वो इसमें 0 से 100 डिग्री सी में ही एग्जिस्ट करेगी, यानी वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। रेंज ऑफ टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट कर रही है वो बहुत नैरो है। इस वजह से आपके पास क्या होता है कि लिक्विड स्टेट कम पाई जाती, इसीलिए वो लेस कॉमन स्टेट ऑफ मैटर भी। डन। स्टेट ऑफ मैटर डेट शो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अभी मैंने आपको बता दिया बेटा, ये अल्फा भी शो कर देगी, बीटा भी शो करेगी, चार्ली भी शो करेगी, तीनों की तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों डिफ्यूजन शो करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर डेट शो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अभी बात हो गई है इसमें, सिर्फ चार्ली। स्टेट ऑफ मैटर डेट शो मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, गैस, अभी इस पे भी बात हो चुकी है। सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जो सबसे सिंपलेस्ट है? सिंपल का मतलब यह है कि बेटा एक एक मालिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है। गैस, अगर हम चार्ली को देखें गैस को, तो एक एक मालिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है। इट इज इजी टू स्टडी, सिंपल टू स्टडी, सो इट इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स।
ओके, नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। बेटा आप अगर देखें तो ऐसा यूनिट क्या है, सॉरी पहले स्टैंडर्ड यूनिट क्या है प्रेशर का, हम जो यूज करते हैं वो मोस्टली एटीएम होता है। और बेटा एटीएम किसको कहते हैं, 1 atm is the pressure that is exerted by gases at sea level। सी लेवल पर वो बेटा जो प्रेशर गैसेस एक्सर्ट करती हैं, इस प्रेशर को क्या कहते हैं, 1 atm। ऐसा यूनिट क्या है बेटा, ऐसा यूनिट है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक ही चीज के दो नाम है बेटा, 1 पास्कल या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर कहने से आपके बात क्लियर भी हो जाएगी। द प्रेशर प्रोड्यूस्ड when 1 Newton force acts on an area of 1 मीटर स्क्वायर। जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे एक्ट करे तो जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा दैट इज 1 पास्कल। डन। 1 atm डिफरेंट यूनिट्स में बेटा 760 टार के बराबर होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होता है, 10, 13, 25 पास्कल के बराबर होता है, या भी इसको बेटा 3 पे पॉइंट्स मूव कर लें तो 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है। 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने कहा था एक ही होती है बेटा, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या 14.7 psi पाउंड पर स्क्वायर इंचेस के बराबर होता है, या 1.01325 बार के बराबर होता है। क्लियर हो गया। इससे हम बेटा डिफरेंट इंटर कन्वर्जन भी सीखेंगे अभी थोड़ी देर में, कि एक स्टेट में अगर प्रेशर की एक यूनिट आए तो उसको दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। डन। अब बेटा ये प्रेशर के जो यूनिट्स हैं इतने सारे, इनको स्टडी करना क्यों जरूरी है, दिस इज बिकॉज कि जो बेटा प्रेशर ऑफ गैस है वो रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे देखें, अमाउंट ऑफ गैस को, क्वांटिटी ऑफ गैस को। आपके बाइक के टायर में या गाड़ी के टायर में हवा है या नहीं है, ये किससे पता चलेगा, कि उसके अंदर प्रेशर कितना है। तो जो प्रेशर ऑफ गैस है वो अमाउंट ऑफ गैस या क्वांटिटी ऑफ गैस के बारे में आपको बताता है। डन। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और बेटा यूनिट्स ऑफ प्रेशर में पहली बात ये पूछी है, 1 atm हैज मैक्सिमम वैल्यू इन विच प्रेशर यूनिट्स। किस प्रेशर यूनिट्स में मैक्सिमम वैल्यू है, पीछे बता दें बेटा किस में है, 10, 13 पास्कल में, ऐसा यूनिट में सबसे ज्यादा है। डन। आप लिख सकते हैं बेटा पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो ऐसा यूनिट है, एक ही चीज है बेटा ये। व्हाट आर वैल्यूज ऑफ प्रेशर ऑफ 1 atm इन एसआई यूनिट्स, तो अभी हमको बताई 10, 13, 25 पास्कल्स होंगे, या 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। अब बेटा यहाँ पे कुछ इंटर कन्वर्जन सीख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मेरे पास, मैंने एटीएम को कन्वर्ट करना है इसमें मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। मुझे पता है 1 atm 760 के बराबर होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी के। तो मुझे कोई कहता है कि 0.5 atm को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मैं एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाए। डन। ये तो बड़ा सिंपल सा था बेटा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ था। अब अगर गौर से देखें तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, यहाँ पे मैंने पीएसआई और पास्कल के बीच में आपको कोई रिलेशनशिप नहीं बताया। तो अगर मुझे कोई कहता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे कि 10 पीएसआई कितने पास्कल के बराबर होगा, तो मुझे पता है कि बेटा 1 atm की जो वैल्यू होती है वो 14.7 psi होती है, और 1 atm की जो वैल्यू होती है वो 10, 13, 25 पास्कल होती है। मुझे कोई पूछ रहा है 10 psi कितने के बराबर होगा, तो मैं एक्स कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा आंसर निकाल दूंगा। डन। तो मैं दोनों की इक्वल वैल्यूज 1 atm की पुट करूंगा पहले, फिर जो वैल्यू गिवन है दूसरी को एक्स करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर। क्लियर हो गया। इस तरीके से मैं कोई भी प्रेशर की यूनिट, एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, और इस तरह के एमसीक्यूज आते भी हैं। डन। नेक्स्ट, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है बेटा।
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स डिस्कस करने से पहले एक ऊपर एमसीक्यूज है। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ऑल ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा था बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑफ लिक्विड्स, ऑफ सॉलिड्स, तीनों पढ़ रखे हैं। तो बेटा ये तीनों के ऑल ऑफ दिस होगा, डेल्टा ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सबके बिहेवियर को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है बेटा पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। पहला है एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हर एक गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है और उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव रेंडमली, इधर उधर टू एंड फ्रू मोशन शो करते हैं और रैंडम मोशन शो करते हैं। उनके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है, वाइब्रेटरी मोशन भी होती है, रोटेटरी मोशन भी होती है, और वो हर डायरेक्शन के अंदर वो मोशन शो करते हैं। नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूल कोलियन करते हैं बेटा, वो एक दूसरे के साथ भी कोलियन करते हैं एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी करते हैं बेटा। तो दो चीजें जो एक दूसरे के साथ कोलियन करते हैं बेटा, दैट आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है बेटा, कि फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने आपस में कोलाइड किया, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम, उनकी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। अब बेटा गौर से बात सुनिएगा थोड़ा सा इस बात को। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाके टकराया, तो पहले वाले मॉलिक्यूल की भी और बाद वाले मॉलिक्यूल की भी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है मोशन करने की वजह से। तो मॉलिक्यूल्स की जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी। मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल को अगर कंसीडर करें कि जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, उनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। डन। दूसरी चीज है बेटा विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जब वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इस चीज को बेटा बोलते हैं प्रेशर। द प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो आपस में कोलाइड करते हैं वो प्रेशर नहीं है, जो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ जो बेटा कोलाइड कर रहे हैं उस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज प्रेशर। डन। नेक्स्ट है देयर आर वैकेंट स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत बड़ी अमाउंट में क्या होती है बेटा, गैस के जो बेटा वॉल्यूम होता है उससे कई गुना बड़ी आपके पास उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती। नेक्स्ट, देयर इज नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। डन। नेक्स्ट, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। बेटा इस चीज को यूं समझें, ये कंटेनर है, अगर इसके अंदर गैस पड़ी हुई है तो इसकी सारी गैस को मैं इकट्ठा करूं तो एक्चुअल वॉल्यूम इतना सारा बनेगा, उसके बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स आ गए और इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो पूरे की। और ये बेटा अगर मैं इसको देखूं और एज कंपेयर टू पूरे कंटेनर देखूं, तो ये एक्चुअल वॉल्यूम जो है बेटा, दिस इज नेग्लिजिबल, ये ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। डन। नेक्स्ट है नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। बेटा ग्रेविटी क्यों होती है, मैस की वजह से। तो गैस मॉलिक्यूल्स का मैस बहुत कम होता है, लिहाजा उनके ऊपर बेटा कोई ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डन। चलो जी, नीचे एक एमसीक्यूज दिया हुआ है, इस एमसीक्यूज को पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट परटेन्स टू द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। पहला है जी ऑल द मोलेकुलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, बात की है हमने, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली विद एवर चेंजिंग स्पीड्स, ठीक है बात। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक, ये बात भी की है अभी। नेक्स्ट बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, अगर गौर से देखें तो। यहाँ पे सबसे पहली बात टोटल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे है एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
दूसरी बात है यहाँ पे है टेम्परेचर, और यहाँ पे ऊपर देखें तो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। So it should be that average kinetic energy of gas is directly proportional to absolute temperature. So option delta is correct. थोड़ा लफ्जों का हेर फेर है, and this is what intertest means. Next, motion of particles. गैस की पार्टिकल्स जो हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन को बेटा अगर हम देखें, सबसे पहले तो मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर शो कर दी हैं आपके पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर गैस सॉलिड की बात करें तो आपके पास सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, लिक्विड की बात करें तो आपके पास वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन होगी, गैस की बात करें, ये बात कर भी चुके हैं, तो वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल तीनों मोशंस मौजूद हों। डन। मेरे ख्याल में ये तो पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट, अब गैस मालिक्यूल्स को ही लेके डिस्कस करते हैं बेटा, स्पेशली विद इफेक्ट टू गैस। हमारे पास ना तीन तरह की गैसेस होती हैं। एक होती हैं मोनो अटोमिक गैसेस लाइक नोबेल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये वाली। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो करती हैं, इनके अंदर ना तो वाइब्रेटरी और ना ही रोटेटरी मोशन होती है। तो अगर कोई एमसीक्यूज आए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट शो वाइब्रेटरी मोशन या डू नॉट शो रोटेटरी मोशन, तो सबसे पहले जो आपने जो चीज ढूंढनी है बेटा वो होगी कि इनमें से मोनो अटोमिक गैस कौन सी है। और वो मोनो अटोमिक गैस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगी। वो ट्रांसलेटरी मोशन शो कर सकती है बेटा, यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस, वाई एक्सिस के अक्रॉस, जी एक्सिस के अक्रॉस, तीन पॉसिबल उसके पास क्या होती हैं, मोशंस होती हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस के अक्रॉस कोई भी मोशन शो करे, लेकिन वो कभी भी वाइब्रेट नहीं करेगी। वाइब्रेट करने के लिए बॉन्ड की जरूरत होती है, तो बॉन्ड ही नहीं है, मोनो एटॉमिक है, तो वाइब्रेट नहीं करेगी। रोटेट करने के लिए भी बेटा आपके पास आपको मूवमेंट आर्म की जरूरत होती है। यहाँ पे छोटा सा मॉलिक्यूल है, उसका मूवमेंट आर्म निग्लिजिबल है, तो लिहाजा हम कहते हैं कि उसकी बेटा कोई रोटेशनल मोशन नहीं होती। डन। तो यहां से एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है कि इनमें से कौन सी गैस रोटेशनल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन शो नहीं करती। नेक्स्ट है बेटा डाइएटॉमिक गैसेस। डाइएटॉमिक गैसेस बेटा तीनों मोशन शो करती हैं, ट्रांसलेटरी भी शो करती हैं, वाइब्रेटरी भी करती हैं और रोटेटरी मोशन भी शो करती हैं। बट ये जो डाइएटॉमिक गैसेस होती हैं ये बेटा बेंडिंग वाइब्रेशन, जिनमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है, देखो ना बेटा ये और ये डाइएटॉमिक है, इसके बीच में एंगल क्या है, चेंज होने के लिए कम से कम तीन एटम्स होंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ कि ये है तो ऐसे आ गया तो एंगल कम हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो बेटा इसका मतलब है कि दो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके पास बेंडिंग वाइब्रेशंस शो नहीं करेंगे। बेंडिंग वाइब्रेशंस को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें दो इन प्लेन और दो आउट ऑफ प्लेन, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग और सीजरिंग, ये बेटा चार जो आपके पास बनती थी, ये चारों की चारों हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं, इनको ये शो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं करते। नेक्स्ट, पॉलीएटॉमिक गैसेस। बेटा पॉलीएटॉमिक गैसेस सारी की सारी मोशन शो करते हैं, ऑल टाइप ऑफ मोशंस। वो ट्रांसलेटरी भी करते हैं, वो रोटेटरी और वो वाइब्रेटरी में बेंडिंग भी शो करते हैं और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी शो करते हैं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों शो। डन। नेक्स्ट, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में अगर गौर से देखें बेटा तो ये है सबसे पहले आपके पास ऐसे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर अगर आप गौर से देखें रोटेशनल मोशन, तो ये वाला एक्सिस यानी ऐसे आके मूव कर रहा है या फिर ऐसे मूव कर रहा है, तो ये दो आपके पास उसके पास क्या है, आपके पास एक्सिस है जिन पे वो रोटेट कर सकता है। आपके जहन में एक और चीज भी आ सकती है कि सर ये ऐसे रोटेट करे, और बेटा जी ये गैस का मालिक्यूल इतना छोटा होगा कि ये वाली जो रोटेशन है उसको कोई रोटेशन नहीं कहता। डन। तो लिहाजा ये रोटेशन नहीं है, ये एक और ये दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही होती हैं इसकी रोटेशनल मोशन की। डन। नेक्स्ट, अगर हम वाइब्रेशनल मोशन की देखें तो दो तरह की होती है बेटा, एक ये वाली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और दूसरी ये वाली है बेटा बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में फॉर एग्जांपल गौर से देखें बेटा,
ये एक बॉन्ड मौजूद है, अगर ये बॉन्ड कंप्रेस हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड भी कंप्रेस होगा, इसको स्प्रिंग मान के चलें। ये वाला भी एक स्प्रिंग है, ये वाला भी एक स्प्रिंग है बॉन्ड, तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, ये भी कंप्रेस होगा। ये वाला बेटा रिलैक्स हो रहा है तो ये वाला भी रिलैक्स होगा। तो इस तरह की वाइब्रेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। दूसरा है बेटा एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एंटी सिमेट्रिक में ये होगा कि जब ये वाला बेटा बॉन्ड क्या हो रहा है आपके पास रिलैक्स, तो ये वाला कंप्रेस हो रहा है, और जब ये वाला रिलैक्स हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड कंप्रेस हो रहा है, यानी एक दूसरे से अपोजिट शो कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वाइब्रेशंस होती हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये बॉन्ड लेंथ को चेंज करती। डन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जितनी भी होती हैं इनसे बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। जबकि आप बॉन्ड एंगल वाली देखें, बेंडिंग वाइब्रेशन, तो इनसे बॉन्ड एंगल चेंज होता है। डन। तो बेटा यहाँ पे अब गौर से देखें तो इनमें ये दो हैं इन प्लेन और दो हैं आउट ऑफ प्लेन, यानी दो 3 डायमेंशनल है, दो 2 डायमेंशनल है। तो बेटा रॉकिंग, रॉकिंग का मतलब ये है कि अगर ये ऐसे मूव करता है तो ये भी ऐसे मूव करे, और ये ऐसे मूव करता है तो ये वापस ऐसे मूव करे। तो इस तरह की जो वाइब्रेशंस होंगी, ये एक एटम में, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन ट्राई एटॉमिक में ये होगा मिनिमम, ये पोली एटॉमिक में, डाई एटॉमिक में नहीं होती, अभी आपको बताया अभी तक। एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम। बेटा अगर ये भी इस डायरेक्शन में शो करे, मूव करे, ये भी इस डायरेक्शन में, तो बेटा आप देखोगे ये ऐसे और ये ऐसे, ये सीजर की टाइप बन जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी सीजरिंग। पहली थी रॉकिंग, दूसरी कौन सी है, सीजरिंग। तीसरी में क्या हो रहा है बेटा, ये भी इनटू द स्क्रीन, ये भी इनटू द स्क्रीन मूव कर रही है, ये भी आउट ऑफ स्क्रीन, ये भी आउट ऑफ स्क्रीन मूव कर रही है, यानी इनटू द स्क्रीन एंड आउट ऑफ स्क्रीन अगर मूव कर रहे हैं इस एटम के रिस्पेक्ट में, ये दो एटम्स, तो फिर बेटा इसको क्या कहेंगे, वैगिंग। इसमें अब देखें तो आउट ऑफ प्लेन चले जा रहे हैं, आप बोर्ड या स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं, स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं। और दूसरी है बेटा ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का मतलब अगर एक स्क्रीन के अंदर जा रहा है तो दूसरा एटम स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, और अगर ये वाला अंदर जा रहा है तो ये वाला बाहर आ जाएगा। इस चीज को बोलेंगे ट्विस्टिंग। ओके, दिस मेक्स बेटा एंड टू दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप हमें पूछ सकते हैं बेटा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर टू आंसर देम। थैंक यू ऑल, गुड बाय, अल्लाह।